हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में। मैं हूं सचिन कुमार और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कंपटीशन व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो फार्मूलाज आएंगे या फिर जो भी इसका कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनते हैं और ये फेवरेट टॉपिक रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको कंटेंट दे सकूँ। ओके, चलिए। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक है, और इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि क्या आखिर होता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, क्या होता है, क्या इसमें स्टडी हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। करने का मतलब कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसमें अगर लोड लगा रहे हैं हम लोग तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसमें क्या स्ट्रेस जनरेट होगा, क्या स्ट्रेन जनरेट होगा, ये सारा कुछ इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर A thorough understanding of mechanical behavior is essential for the safe design of all structure, whether building, bridges, machines, motors, submarines or airplanes. Hence, strength of material is subjected in many engineering field. ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो इसका कहाँ, अगर कोई भी आप मटेरियल लगा रहे हो, किसी के कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हो, जैसे आयरन लगा रहे हो या फिर कोई भी आप कंक्रीट सब लगा रहे हो, तो उसमें डिफरेंट टाइप का जो मेटल लगा रहे हो, स्टील लगा रहे हो, आयरन लगा रहे हो, तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें कितना लोड पड़ेगा तो उसमें स्ट्रेन जनरेट होगा, कितना पे यील्ड हो जाता है, कितना पे फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सब जब तक आपको पता नहीं होगा आप उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। अगर सारा कुछ पता चल जाएगा कि इसका कितना लोड लेने का क्षमता है तो आप उसके अनुसार डिज़ाइन कीजिएगा, उस पर उतना ही कोशिश कीजिएगा कि उतना ही लोड आए, उससे ज़्यादा लोड ना आ पाए। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में यही सब हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल है, इसमें कितना स्ट्रेस स्ट्रेन, जितना भी प्रॉपर्टी है इसका, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और तब हमको पता चलेगा कि जब ब्रिजेज बिल्डिंग, मशीन्स, मोटर्स, सबमरीन्स में कितना कैसे हम लोग लोड अप्लाई कर सकते हैं बनाने में। ठीक है, जब तक कि हमारा जो यूनिट है, जो कि मटेरियल है, जो कि ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में अगर जब तक स्टडी हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, उसका प्रॉपर्टी ठीक से पता नहीं चलेगा, हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी हम लोग ब्रिजेज, बिल्डिंग, ये सब सारा कुछ नहीं बना सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से हम लोग यही करते हैं, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल लीजिए या फिर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोल लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को हम लोग ध्यान देते हैं कि जो भी आपका मटेरियल है, जो भी उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये सब इसमें क्या करते हैं हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो यूनिट 1 है, लेक्चर 1 है आज, तो इस पर आते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपके सिलेबस में रिजिड बॉडी दिया हुआ है, तो रिजिड बॉडी क्या होता है उसको समझते हैं। तो रिजिड बॉडी, अगर आपको कोई बोला जाए कि रिजिड बॉडी क्या होता है तो आप समझ सकते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी कहने का मतलब कोई भी ऐसा रिजिड ऑब्जेक्ट जो क्या हो, मतलब उसमें अगर फोर्स लगाया जाए, उसमें मोमेंट लगाया जाए तो क्या हो, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, मतलब जो भी किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, तो उसमें जो कोई भी 2 पॉइंट्स होगा, कोई भी बॉडी ले लीजिए जो रिजिड है, ठीक है, तो उसमें जो 2 पॉइंट को अगर कंसीडर करते हैं, उसमें अगर फोर्स लग रहा है या फिर उसमें मूवमेंट जनरेट हो रहा है, तो वो दोनों पॉइंट जो होगा क्या होगा, उसमें कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। डिफॉर्मेशन कहने का मतलब ये होता है कि ये अगर पेन अगर रिजिड बॉडी है, इसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर मूवमेंट हो जाता है तो हम ये नहीं कहें, हम ये, अगर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉर्म हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, ये रिजिड बॉडी नहीं रहा। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऐसा समझना चाहिए कि इस पर अगर लोड लगा रहे हैं तो क्या हो, ये डिफॉर्म, इसका जो पेन दिख रहा है, अब ये पेन, इसको इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये पेन ना रखे कुछ और शेप का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है, इस पर फोर्स लगाते हैं तो ऐसा तो कि नहीं कि डिफॉर्म होकर कुछ और बन जाता है, दूसरे शेप का बन जाता है। अभी भी सिलेंड्रिकल है, अब फोर्स लगाने के बाद भी क्या रहता है, सिलेंड्रिकल ही रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी इस तरह से हो सकता है। ठीक है, रिजिड बॉडी जो सॉलिड बॉडी क्या है, एक सॉलिड बॉडी होता है इन विच डिफॉर्मेशन इज 0। इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें डिफॉर्मेशन क्या होता है, 0 होता है। अगर रिजिड बॉडी कोई बोले तो हम सीधा बोलना है कि उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन 0 होगा। सीधा ये बोलना है कि उसमें क्या है, डिफॉर्मेशन 0 होगा। और सो स्मॉल, या फिर होगा भी तो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। इट कैन बी नेग्लेक्टेड
जो कि कम है तो उसको नेग्लेक्टेड ही बोलेंगे, नेग्लेक्टेड है तो जीरो ही फाइनली बोल देंगे हम लोग। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि डिफॉर्म तो कर नहीं रहा है, जब डिफॉर्म करता तब तो ए बी का पोजीशन हल्का चेंज हो जाता, तो डिफॉर्म नहीं कर रहा, अभी भी ऐसा है, कितना भी फोर्स लगा दो अभी भी वैसा ही दिखेगा। एक्चुअली में ऐसा कोई होता नहीं है, प्रैक्टिकल केस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग इस तरह से अजम्पशन लेके चलते हैं। वही हम लोग को क्या करता है, इस तरह का अजम्पशन लेने से हम लोग को क्या होता है कि आगे हम लोग को इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है, अजम्पशन है रिजिड बॉडी। The distance between any two given points on a rigid body remains constant in time regardless of external forces or movements exerted on it। तो कहने का मतलब कि इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, या फिर इस पर कोई मूवमेंट जनरेट हो रहा है, कोई मूवमेंट जनरेट हो रहा है, तब भी क्या होगा, जो रिलेटिव पोजीशंस है ए और बी के बीच में, ये जो भी डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और मूवमेंट्स एक्सर्टेड ऑन इट। और रिजिड बॉडी इज यूजुअली कंसीडर्ड एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो अगर कोई रिजिड बॉडी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं कि बीच में खाली हो जाएगा कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं है। खाली इन द सेंस कि स्पेस इसमें ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जो भी पार्टिकल्स होगा इसका क्या होगा, आपस में क्लोजली इंटरमॉलिकुलर जो कोहेसिव फोर्स होता है काफ़ी इसमें ज़्यादा है, इस तरह से। तो जो भी रिजिड बॉडी होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा रिजिड बॉडी क्या है। अब हम लोग प्लास्टिक बॉडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया, अभी तक हम अब आते हैं प्लास्टिक बॉडी पे। अभी तक हम लोग रिजिड बॉडी देखा था, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉडी क्या होगा, तो प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी में क्या था, रिजिड बॉडी में कोई भी दो पार्टिकल अगर लेते थे किसी भी बॉडी का तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अगर बात करते हैं प्लास्टिक बॉडी की, तो प्लास्टिक बॉडी भी क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है क्या, प्लास्टिक, यानी कि इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट कंसीडर करते हैं बॉडी में, तो इसका जो रिलेटिव पोजीशंस होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज, यानी कि उसमें अगर फोर्स लगा देते हैं तो उसका शेप क्या हो जाएगा, परमानेंटली चेंज हो जाता है और कोई भी चांस नहीं है कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। तो द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप और रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी। अगर कोई बॉडी था इस तरह से, इस पर अगर फोर्स लगा दिया आप तो क्या हो गया, हो सके ये ऐसा शेप का बन गया होगा, ठीक है। तो अब इस पर अगर फोर्स आप हटा भी देते हो, बाद में फ्यूचर में आप फोर्स हटा भी देते हो, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉडी क्या हो गया कि प्लास्टिक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो शेप होता है परमानेंटली चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और क्या है कि अगर फोर्स इसमें हटा भी देते हैं हम लोग इन फ्यूचर, तब भी क्या होगा कि इसमें जो साइज चेंज हो गया वो चेंज ही हो जाएगा परमानेंटली, ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है। तो ये हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक सॉलिड, प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं आगे, स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस तो हम लोग को पता है क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेस हम लोग को एक मेंटल प्रेशर होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है, आदमी हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है अंदर से इस तरह से। लेकिन इसमें बॉडी में क्या होता है, बॉडी में भी क्या होगा, बॉडी भी अंदर से क्या होता है, स्ट्रेस फील करता है। तो स्ट्रेस जब भी बोले कोई तो अंदर से आता है, ना कि बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से तो आता है, लेकिन ये स्ट्रेस अंदर से जनरेट होता है। कैसे कि अगर ये कोई बॉडी है, यहाँ पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर में प्रेशर जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। बाहर से तो लग ही रहा है फोर्स, लेकिन अंदर से क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए अंदर से भी क्या लाएगा, एक फोर्स जनरेट होगा। यही क्या है, स्ट्रेस है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस में एक बात हमेशा याद रखना है कि ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि अंदर से जो रेजिस्टेंस पैदा करता है, जो बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए जो अंदर से जो फोर्स लगता है वही क्या है, आपका स्ट्रेस है। इसको ध्यान रखना है। स्ट्रेस इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो कंफ्यूज नहीं करना है कि फोर्स पर यूनिट है तो एरिया तो क्या होता है, प्रेशर होता है। हम लोग पढ़े थे कभी फोर्स पर यूनिट एरिया क्या पढ़े थे, प्रेशर पढ़े थे। लेकिन क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस है। कब, इस केस में तभी होगा जब बाहर का फोर्स हम लोग लेंगे तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा। लेकिन जब अंदर का फोर्स हम लोग ले रहे हैं, जो इसको बैलेंस करने के लिए जनरेट हो रहा है, अंदर से जो जनरेट हो रहा है फोर्स, अंदर से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उस केस में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस केस में इसको बोलेंगे कि ये क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रेस है। इसको ध्यान देना है कि स्ट्रेस की बात जब भी होगी तो वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होगा। तो स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, बाहर जो फोर्स P लग रहा है डिवाइड बाई टोटल एरिया से हम लोग स्ट्रेस को बता सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर। तो स्ट्रेस कैसा हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कंप्रेसिव इन नेचर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से आप फोर्स उसमें लगा रहे हो। तो अगर इस तरह का कोई फोर्स है, यहाँ पे अगर प्रेशर लगा रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, अंदर कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे इस तरह से जनरेट होगा। तो इस केस में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स जो होगा टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा हो तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लोड। यानी कि जिस तरह का आप लोड लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि ये टेंसाइल है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा, न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल हो जाएगा। कैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं या फिर किलो न्यूटन में लिखते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है इसका, न्यूटन ही होगा। और एरिया को कैसे डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। इस केस में हम लोग mm² का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी इसका न्यूटन, इसका mm² मिलके क्या हो गया, न्यूटन पर mm²। अब न्यूटन पर mm² को ही हम लोग क्या लिखते हैं, मेगा पास्कल लिखते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी है, करके देखिएगा, नहीं तो बता देंगे कभी। ठीक है, तो न्यूटन पर mm² को ही हम लोग क्या लिखते हैं, मेगा पास्कल लिखते हैं। इसको याद कर लीजिए, नहीं तो बता भी सकते हैं। चलिए, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लिखना है। इसको साइन कन्वेंशन को याद रखना है। जब भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा उसको क्या बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे। और कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या बताएंगे, हमेशा हम लोग नेगेटिव बताएंगे। याद रहेगा, टेंसाइल को पॉजिटिव और कंप्रेसिव को नेगेटिव हम लोग को बताना है। आगे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेसेस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो स्ट्रेस तो यहाँ देख लिए हम लोग, P/A फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक और बात है इसमें कि अगर इस तरह का कोई बॉडी है, यहाँ पे फोर्स P लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फोर्स P लगा रहे हैं इस तरह से। जब इसको खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो हो सकता है कि जब खींचा जा रहा होगा तो यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग कंसिडर करें तो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, थोड़ा कम हो गया होगा। अभी मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया पेन का A है, ठीक है, लेकिन जब इस पर फोर्स लगाया जा रहा होगा, खींचा जा रहा होगा, तो हो सके बीच में जो एरिया A था अभी वो क्या हो, हल्का कम गया होगा, पतला हो गया होगा खींचने पे। ये थोड़ा आगे गया होगा, ये थोड़ा आगे गया होगा, और ये बीच में थोड़ा एरिया कम गया होगा। तो डिफरेंट एरिया के आधार पर, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पे हम इसको दो भाग में बांटते हैं। कैसे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस बोल सकते हैं, या फिर ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस बोल सकते हैं। ये नाम ही इंपॉर्टेंट है याद करना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस को ही नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं और ट्रू को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस और नॉमिनल स्ट्रेस क्या है, तो इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा, तो ये वो स्ट्रेस है जिसमें फोर्स तो वही है आपका, लेकिन एरिया कौन सा होगा, जो ओरिजिनली में प्रेजेंट था। शुरू में अगर A प्रेजेंट था तो ये हमेशा स्ट्रेस जो होगा P/A ही होगा। ठीक है, अगर A0 था तो शुरू में अगर A0 था तो बाद का भी A0 ही लेना है। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की और या एक्चुअल स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्या होता है, तो इसका वैल्यू वेरिएट करते रहता है। कैसे वेरिएट करता है कि अभी फोर्स लगा है तो अभी एरिया मान लीजिए A0 था शुरू में, फिर बाद में A1 हो गया, बाद में A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो ये फोर्स के अनुसार ये क्या हो गया, चेंज होते रहता है। तो इस तरह से ये A क्या है, फिर यहाँ A0 तो ओरिजिनल था, लेकिन A क्या है, ये एक्चुअल है। जब भी किसी टाइम पे कितना वहाँ पे एरिया बच रहा है, कितना एरिया है क्रॉस सेक्शन, उसके आधार पे हम ट्रू स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं। तो देख लीजिए, सिग्मा इक्वल टू P/A हो गया, वेयर A क्या है, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन एट एनी टाइम ऑफ लोडिंग, आई चेंज्ड एरिया क्रॉस सेक्शनल
ड्यू टू लोडिंग। तो इस केस में क्या था, इंजीनियरिंग स्टेज से नॉमिनल स्टेज की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ए नॉट लेना था, यानी कि ओरिजिनली जो प्रेजेंट था उसी को हमको कंसीडर करके चलना है। लेकिन अगर ट्रू और एक्चुअल की बात करते हैं, ठीक है, ट्रू और एक्चुअल में जो अभी प्रेजेंट फोर्स लग रहा है और अभी कितना एरिया प्रेजेंट है, तो उसके आधार पे क्या करेंगे, या तो अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से एरिया कुछ घट गया होगा। अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा तो एरिया कुछ घट गया होगा। लेकिन अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा दोनों तरफ से तो क्या होगा, बीच का एरिया थोड़ा बढ़ गया होगा। तो अगर टेंसाइल होगा तो क्या कर देंगे हम लोग, ए नॉट माइनस डेल्टा ए कर देंगे। लेकिन अगर कंप्रेसिव होगा तो ए नॉट प्लस डेल्टा ए कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर कंसीडर करके चलते हैं केस एक ए नॉट माइनस टेंसाइल का कंसीडर करके चलते हैं। जब टेंसाइल का कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, एरिया थोड़ा सा कम होगा। जब एरिया थोड़ा सा कम होगा, एरिया अगर हम बोलते हैं कि कम हो रहा है तो फाइनली अगर डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू कम रहा है तो फाइनली टोटल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि टेंसाइल के केस में स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह अगर कंप्रेसिव की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो फाइनली टोटल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है वहाँ पे तो स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, घट जाएगा। ये सब ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेन टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर स्ट्रेस का और इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7050403084 पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अगर आप बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी भी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो भी क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपडेट होते रहे यहाँ से, ठीक है। ओके, थैंक यू आज के लिए। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेन देखेंगे। थैंक यू।